द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 पेपर 4 जो कि एथिक्स का है। देखते हैं पेपर कैसा आया था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और पिछली बार की तुलना में ये प्रश्न पत्र कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यवस्था प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? आपको विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है। विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रेकन विद एंड व्हाट टू ओवरलुक। ठीक है अच्छा प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बौद्धिक दक्षता यानी कि इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है और प्रायः इस तरह का प्रश्न आता रहता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे। फर्स्ट ए, सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान हैं, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करने के लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण सहित विवेचना करनी है आपको। ठीक है, ये भी प्रश्न अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर इसी का बी है। यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिनिधि के कामकाज में उसके सामने संघर्षों में किस प्रकार नैतिक मूल्य सहायता करते हैं? तो एथिक्स पर आया है, नैतिकता का इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण पर आपके क्या विचार हैं? ठीक है, यहाँ पर कोटेशन दिया हुआ है। आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच में अंतर को जानना नैतिकता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट है पीटर स्टीवर्ट का। 150 शब्दों में लिखना है। एथिक्स इज़ नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज़ राइट टू डू। ठीक है, पॉटर स्टीवर्ट। इसके बाद बी है इसी का। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है तो मैं दृढ़ता से विश्वास मानता हूँ कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक। बहुत ही महत्वपूर्ण है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये स्टेटमेंट है। इस पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का सी है। आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा? दलाई लामा। ठीक है, 150 शब्दों में लिखना है। ये भी अच्छा पूछा गया है। जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सुशासन। ठीक है, गुड गवर्नेंस। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। सुशासन से आप क्या समझते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुँचाई है? उदाहरण सहित आपको लिखना है। और इसी का बी है। ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासक की बैठकों, संस्थागत अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र के शिक्षण तथा अधिगम से लेकर के स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियाँ हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन कीजिए और विवेचन कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन का जो इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है उसी पर यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 5। पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया और कार्रवाई भी की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्धों का अपना असर रहता है। वे कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार महत्वपूर्ण है? इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन करना है। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसके आलोक में लिखना है। इसके बाद बी है इसी का। 30 शब्दों में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी यानी कि संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, इसके बाद हितों का संघर्ष
कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बाद तीसरा है सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, ठीक है, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, आसान है। डिजिटल की चुनौतियाँ, ये भी आसान था। चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, और इसके बाद है कर्तव्यनिष्ठा यानी कि डिवोशन टू ड्यूटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भ्रष्टाचार सूचक यानी कि विसिल ब्लोअर। इस पर प्रश्न अभ्यर्थी अक्सर तैयार करते हैं और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीएस में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। विसिल ब्लोअर संबंधित अधिकारियों के भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने के जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार सूचक यानी कि विसिल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों को सुझाएंगे, यानी कि जो विसिल ब्लोअर होते हैं, जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए आप कौन कौन से मजबूत कदम उठाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बी, समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने में वे जलवायु, पर्यावरणीय संसाधन और मानव की जीवन स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं, ठीक है। इस पृष्ठभूमि में आप क्या पाते हैं कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट जगत में आवश्यक सामाजिक भूमिका और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है, जिसके लिए CSR अनिवार्य है। विश्लेषण करना है आपको, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस पर आपको लिखना था जो ऊपर पैराग्राफ है। इस मामले में संबंधित नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी थी और उपयुक्त मामले में प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण करना था। साथ ही साथ आपको बताना था कि कौन से विकल्प प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगे और क्यों, ठीक है। एक केस स्टडी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी एक केस स्टडी है। रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी हैं जिन्हें 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिलता है। रमेश की मां को हाल ही में कैंसर का पता चलता है। उन्हें शहर के प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें किशोर वह 2 बच्चों को भी शहर के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूलों में से एक में प्रवेश मिल गया है। राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति में व्यवस्थित हो जाने के बाद रमेश को खुफिया सूत्रों के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट मिलती है कि अवैध प्रवासी पड़ोसी देश से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों की आकस्मिक जांच करेंगे। उनके लिए आश्चर्य था कि उन्होंने सीमा चौकियों पर सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से घुसपैठ करने वाले 2 परिवारों को 12 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा। आगे की पूछताछ और जांच में ये पाया गया कि पड़ोसी देश से प्रवासियों की घुसपैठ के बाद उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें राज्य के एक विशेष क्षेत्र में बसाया जाता है। रमेश ने विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार करके राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दी। हालांकि 1 सप्ताह के बाद अतिरिक्त गृह सचिव ने उन्हें तलब किया और रिपोर्ट वापस लेने को निर्देश दिया। अतिरिक्त गृह सचिव ने रमेश को बताया था कि उच्च अधिकारियों ने उनकी सौंपी गई रिपोर्ट की सराहना नहीं की है। उन्होंने पुनः उन्हें सावधान किया कि यदि वह गोपनीय रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे तो उन्हें न केवल राज्य की राजधानी की प्रतिष्ठित नियुक्ति से बाहर तैनात कर दिया जाएगा, बल्कि उनके निकट भविष्य में होने वाली अगली जो पदोन्नति है, प्रमोशन है, वो भी खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। तो सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन कौन से विकल्प हैं। बहुत ही अच्छा है ये केस स्टडी, और इस तरह से तमाम अधिकारियों को फेस भी करना पड़ता है। तो इसका बी है, रमेश को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों अपनाना चाहिए। प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। रमेश के सामने कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताना है पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप किन नीतिगत उपायों को सुझाएंगे। बहुत ही आसानी से इस पर लिखा जा सकता था। अच्छी केस स्टडी पूछा गया है। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने वन आवरण के क्षरण को रोकने के लिए और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं रियल में ऐसा हो भी रहा है, ठीक है। हालांकि कुछ भ्रष्ट वन अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से प्रभावित राज्य के सीमावर्ती जिले में पत्थर खनन पर फिर भी प्रचलित था, ठीक है। ऐसा आपने देखा भी। हाल ही में प्रभावित जिले में तैनात युवा और सक्रिय एसपी ने इस खतरे को रोकने के लिए खुद से वादा किया था। अपनी टीम के साथ अचानक जाँच में उन्होंने खनन क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रहा पत्थर से भरा ट्रक पाया। उसने इस ट्रक को रोकने की कोशिश, लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारी को कुचल दिया, ठीक है। ऐसा एक बार घटना हो भी चुकी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वह इसके बाद वहाँ से भागने में सफल हुआ, जो कि ट्रक ड्राइवर था। पुलिस ने फर्स्ट FIR में दर्ज की, लेकिन करीब 3 महीने तक मामले में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अशोक, जो कि प्रमुख टीवी चैनल के साथ काम कर रहे खोजी पत्रकार थे, ने स्वतः संज्ञान से मामले की जाँच शुरू की।
महीने में ही अशोक को स्थानीय लोगों, पत्थर खनन माफिया और सरकारी अधिकारियों से बातचीत में सफलता मिली। उन्होंने अपनी खोज रिपोर्ट तैयार की और टीवी चैनल के CMD के सामने पेश की। उन्होंने अपनी जांच में भ्रष्ट पुलिस, सिविल अधिकारियों और राजनेताओं के आशीर्वाद से काम करने वाले पत्थर माफिया की पूरी गठजोड़ का खुलासा किया। माफिया में शामिल राजनेता कोई और नहीं बल्कि स्थानीय विधायक थे जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। जांच रिपोर्ट देखने के बाद CMD ने अशोक को सलाह दी कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विचार छोड़ दें। उन्होंने सूचित किया कि स्थानीय विधायक न केवल टीवी चैनल के मालिक के रिश्तेदार हैं बल्कि अनौपचारिक रूप से चैनल के साथ 20% के हिस्सेदार भी हैं। CMD ने अशोक को आगे बताया कि अगर वह जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप दे तो उनके बेटे की पुरानी बीमारी के लिए टीवी चैनल से अधिक का उधार लिए गए 10 लाख रुपए के सॉफ्ट लोन के अलावा आगे की पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी का ध्यान रखा जाएगा। इस तरह से अधिकारियों को काउंटर होना पड़ता है डे बाई डे लाइफ में। क्वेश्चन है इसका, इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या क्या विकल्प हैं? अशोक द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। अशोक को किन किन नैतिक दुविधाओं से सामना करना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है अशोक के लिए किस विकल्प को अपनाना सबसे बेहतर उपयुक्त होगा? उपयुक्त परिदृश्य में आप ऐसे जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे जहां पत्थर खनन की अवैध गतिविधियां चलती हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, केस स्टडी है। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10। आपने 3 साल पहले एक प्रतिष्ठित संस्थान से MBA किया है, लेकिन कोविड-19 से उत्पन्न मंदी के कारण कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका, मगर बहुत उनमें अनुनय तथा लिखित और साक्षात्कार सहित बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की श्रृंखला के बाद आप एक अग्रणी जूता कंपनी में नौकरी पाने में सफल रहे। आपके माता पिता वृद्ध हैं जो आश्रित हैं और आपके साथ रह रहे हैं। आपने हाल ही में एक शाली नौकरी पाकर के शादी भी की है। आपको निरीक्षण विभाग में नियुक्त किया गया था जो अंतिम उत्पाद को मंजूरी देने के लिए जवाबदेह है। पहले 1 वर्ष में आपने अपना काम अच्छी तरह से सीखा और प्रबंधन द्वारा आप प्रदर्शन की सराहना भी की गई। कंपनी पिछले 5 साल से घरेलू बाजार में अच्छा कारोबार कर रही है। इस साल यूरोप और खाड़ी देशों को निर्यात करने का फैसला भी लिया गया। हालांकि यूरोप के लिए एक बड़ी खेप को उनके निरीक्षण द्वारा बहुत कुछ खराब गुणवत्ता के कारण अस्वीकार कर दिया गया और वापस भेज दिया गया। शीर्ष प्रबंधन ने आदेश दिया था कि घरेलू बाजार के लिए पूर्वोक्त खेप की मंजूरी दी जाए। निरीक्षण दल के एक अंग के रूप में आपने स्पष्ट खराब गुणवत्ता को देखा और टीम कमांडर के संज्ञान लाया। हालांकि शीर्ष प्रबंधन ने टीम के सभी सदस्यों को इन कंपनियों को नज़रअंदाज करने के लिए सलाह दी। तो इस तरह से भी एक केस स्टडी है। इसमें पूछा गया है कि दी गई शर्तों के तहत निरीक्षण दल के सदस्य आपके लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। आपके द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे, आप किन किन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है, निरीक्षण दल द्वारा जो टिप्पणियां उठाई गई हैं क्या आप उन्हें अनदेखी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, 250 शब्दों में है ये केस स्टडी। इसके बाद क्वेश्चन है 11 जो कि ये भी एक केस स्टडी है। ठीक है, परिवहन विभाग से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एक केस स्टडी है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अनुभाग का शीर्ष अधिकारी नियुक्त किया जाता है आपको ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो और इसकी अनुवर्ती का पालन हो सके। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योग थे जिन्होंने अनापत्ति दर्ज की और आपको पता चलता है कि उद्योग अनेक प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराते हैं। अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के पास पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र है। पर्यावरणीय अनापत्ति इन उद्योगों और परियोजनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जो इस क्षेत्र में पर्यावरण और जीवित प्रजातियों को कथित रूप से बाधित करती है, लेकिन व्यवहार में इनसे अधिकांश इकाइयाँ वायु, जल और मृदा प्रदूषित इकाइयाँ बन रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है पर्यावरण से संबंधित है और इससे जो प्रमाण पत्र लेना पड़ता है छोटी लघु उद्योग कंपनियों को, उससे संबंधित ये केस स्टडी है। तो प्रदत्त स्थिति में आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, सूचीबद्ध किए गए विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आप किस प्रकार की क्रियाविधि का सुझाव देंगे और विकल्पों का उपयोग करने में आपको किन किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये है प्रश्न। तो ये थे एथिक्स से संबंधित प्रश्न। आपने देखा कैसा प्रश्न पत्र आया है। पिछली बार की तुलना में प्रश्न पत्र ठीक ही है, टफ नहीं है। आपको प्रश्न पत्र ये कैसा लगा, अपना सुझाव, अपना कमेंट आप हमें अवश्य दें। वीडियो पर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।